नॉर्थ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी पर्टिकुलरली एक ऐसे विषय के लिए जो हमारा इनका बहुत प्रिय है और उस पर चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से किस प्रकार के प्रोपेगेंडा, किस प्रकार के खेल किए जाते हैं, यह भी समझना जरूरी है। दिल्ली मीडिया द्वारा कल राजदीप सरदेसाई ने, कल परसों जब भी हुआ, इंडिया टुडे कनक्लेव, जहां पर प्राइम मिनिस्टर जैसे बड़े लोग भी अपना स्पीच या उस प्रकार से देने जाते हैं, देश के सम्मानित लोग वहां जाते हैं, वहां पर एक जो ट्रम्प ने जैसे वापस किए ना बहुत सारे, उसमें से किसी एक डंकी को पकड़ के इंडिया टुडे कनक्लेव पे वन ऑन वन इंटरव्यू कर रहा था। अब पूरा प्रोपेगेंडा वही कि इस देश में तो कुछ नहीं है, यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ पर नौकरी नहीं है, मैं तो 2 किल्ले जमीन बेच के 55 लाख रुपए लगा के अमेरिका चला गया, वहां से हमें वापस कर दिया, वहां हम बीमार हो गए थे, हमें पूछने वाला नहीं था। ये सब सारी कहानियां वो दुखियारा बना के प्रस्तुत कर रहा था। बाबा जी, दोनों बातें, एक तो ये डंकी जो गया और ऊपर से पूरे देश को डंकी समझने वाला राजदीप सरदेसाई, क्या कहना चाहेंगे आप? ये लोग कर क्या रहे हैं? आखिर उस आदमी को वहां बैठ के उसकी स्टोरी को इस तरीके से घुमाकर प्रेजेंट करने का क्या मकसद राजदीप सरदेसाई का? सर, मैं इससे बड़ा देशद्रोह नहीं मानता हूं जो राजदीप सरदेसाई और इंडिया टुडे ग्रुप ने और उन पुरी के ग्रुप ने किया है। इससे बड़ा अपराध देश के युवाओं के साथ हो नहीं सकता। मतलब आप देश के युवाओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे देश में हालात बहुत खराब है, इसलिए सब कुछ बेच बाच के बूढ़े माँ बाप को बिलखता छोड़ के भी अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ यहाँ से, चाहे डंकी लगा के जाना पड़े तो भी भाग जाओ, क्योंकि देश में हालात बहुत खराब है। ये जितने डंकी लगाने वाले हैं तो इनको गरीब कह के प्रस्तुत किया जाता है। अरे भैया, जो 55 लाख रुपए दे रहा है, जिसने 55 लाख रुपए जुटा लिया एक प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो गैर कानूनी ही क्यों न था, वो कहां से, किस पैरामीटर से? पहली बात तो उसको तुम गरीब कहते हो, उसके बाद तुम कहते हो कि यहाँ जॉब्स नहीं है। वो जो बोल रहा था, आपने उसकी अगर वीडियो सुना, वो निपट अनपढ़ अंगूठा टेक अनस्किल्ड आदमी है। वो इतना बड़ा निकम्मा है कि वो यहाँ पे जो अनस्किल्ड मजदूर की जो दिहाड़ी होती है ना, वो भी नहीं कर सकता। पंजाब में जो स्किल्ड मजदूर है, जो राजमिस्त्री इत्यादि जैसे स्किल्ड काम है, उनकी मजदूरी है 1100 रुपया पर डे और अनस्किल्ड की है 700 रुपए, जिसमें खाली आपको ईंटा थमाना है। वो आदमी में वो स्किल भी और वो भी कुवत नहीं है। वो अपने माँ बाप की, बाप दादाओं की 2 एकड़ जमीन 55 लाख में बेच के गया है। इससे एक तुम, अच्छा, जितने भी आप ये डंकी वाले हैं, इनका वो देखेंगे तो वो यही बोलते हैं कि साहब 25 से 1 लाख रुपए में उन्होंने 1 एकड़ जमीन बेची होती है। मैं हमेशा मेरा ये पॉइंट कहता हूं कि पंजाब का इतना पतन हो चुका है कि यहाँ 25 लाख रुपए का एकड़ खेत बिक रहा है। 25 लाख रुपए का एकड़ मतलब होता है पूर्वांचल का करीब 17-18 लाख रुपए बीघा। जी बाबा जी, आपने स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात की। मैं भी रविवार को अपने परिवार समेत प्रयागराज वापस गया था, क्योंकि अब भीड़ थोड़ी कम हो गई है तो पिताजी ने कहा चला जाए, पूरा परिवार गया। इस समय भी जो लोग वहां कमाई कर रहे हैं, मैं कुंभ की बात नहीं कर रहा, नाविक, खाना देने वाले, एक आदमी था ग्वालियर से आया था, वो माथे पर चंदन लगा के जय श्री राम महाकाल ओम जो हल्का सा टीका लगा देते हैं, उस आदमी की भी कमाई जो है, अगर कोई करना चाहे, इसमें कोई स्किल की आवश्यकता नहीं है, नॉन स्किल्ड ही है भाई हमारा, चलिए कोई बात नहीं। पर आप अगर अपने देश में देखोगे तो आपको सैकड़ों जगह ऐसी मिलेंगी, सनातन इकोनॉमी के पार्ट बन जाओ, बन सकते हो। पर यह क्या मानसिकता है कि अपने देश में काम नहीं करेंगे, भले अमेरिका जाके जो है टॉयलेट साफ करना पड़े और ये सब करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ 55
कि जमीन जो है 55 लाख की हमारी 2 एकड़ की, उसमें मेहनत नहीं करेंगे, अपनी जमीन पे मेहनत नहीं करेंगे, किसी और के हवाले छोड़ के चले जाएंगे। ये क्या मानसिकता है? और राजदीप सरदेसाई क्या इसी प्रकार की मानसिकता को बढ़ावा दे रहा था कल, जब वो कह रहा था कि बिल्कुल निकल बिल्कुल लो यहाँ से? बिल्कुल। वो अपने युवाओं को यही बोल रहा था, वो ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ जॉब्स नहीं। उसने एक बार भी उस आदमी से नहीं पूछा जो तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ जॉब नहीं है, तुम्हारे पास क्या स्किल सेट है भाई, क्या क्वालिफिकेशन? तुमको अगर सरकार या कोई भी प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर या कोई भी जॉब अगर देना भी चाहे तो लाओ बच्चा बताओ, तुमने कहाँ कितनी जगह अप्लाई किया, कितनी जगह ट्राई किया, क्या तुमने किसी प्राइवेट एम्प्लॉयर के यहाँ भी काम ढूंढने की कोशिश की? हाउ कैन यू से दैट यहाँ जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है? और उसके बाद तुम्हारे पास क्या स्किल सेट है, तुमने अपना स्किल सेट इंप्रूव क्यों नहीं किया, स्किल्स क्यों नहीं इंप्रूव की? खैर, उसके बाद उसने एक और रोना रोया कि भारत में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। मैंने कल एक वीडियो बनाया है, मैंने कहा कि इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे सस्ती और सबसे सुलभ, तुरंत अवेलेबल हिंदुस्तान में अगर आज आपको कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी अगर हो जाए, तो अगर आप शहर में रहते हैं तो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके बगल में खड़ा होगा, अगर शहर में रहते हैं। अगर कस्बे में रहते हैं तो 15 मिनट में, और रिमोटेस्ट गांव में रहते हैं तो 1 घंटे में भी आपको एमडी, एमसीएच और डीएम डॉक्टर्स जो है आपके बगल में खड़े होकर आपका इलाज कर रहे होंगे। और डर्ट चीप, मुफ्त के भाव। जो सबसे महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल है ना इंडिया का, मेदांता, उसका भी इलाज अमेरिका के सबसे सस्ते वाले अस्पताल से सस्ता है। सर मेडिकल टूरिज्म हो रहा है, लोग यूके, तो मैं बता रहा हूं अफ्रीका दुनिया से। के बेस्ट डॉक्टर तो सबसे सस्ता इलाज। अच्छा, अमेरिका में और वेस्टर्न वर्ल्ड में एक सबसे बड़ी समस्या है, मैंने कल एग्जांपल दिया, मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर का हाथ टूट गया था, सुबह टूटा था, शाम तक उसको किसी ने पेन किलर तक नहीं दी, अस्पताल में बैठी थी, उनका वेट, अब की बारी आएगी तो मिलेगा। शाम को 7 बजे बारी आई, सिर्फ पेन किलर दिया, उसके बाद 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली कि प्लास्टर लगा। भारत में ये काम 1 घंटे के अंदर संपन्न होकर घर आ जाता, सर एक और बात भारत बताइए। में ये काम 1,000 रुपए में हो जाता, 1,000 रुपए में। सर भारत में मेडिकल फैसिलिटी नहीं चली, कोई बात नहीं। अमेरिका में तो आप बिना इंश्योरेंस के आप वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज अवेल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल। और इलीगल भार गए हो तो इंश्योरेंस कैसे मिल अमेरिका में जाएगा अगर तुमको? आपके दांत दर्द हो जाए, दांत में अगर दर्द हो जाए तो आपको अपनी माँ का गहना बेचना पड़ेगा, दांत के दर्द में सिंपल गोली लेने के लिए उखड़वाना मेडिकल तो इंश्योरेंस। सोच। हम्म। उस मेडिकल फैसिलिटी की कल राजदीप सरदेसाई अपने मंच से आलोचना कर रहा था कि भारत में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो इसकी सोनिया गांधी जबकि गंगाराम अस्पताल क्यों जाती है बार बार? कनाडा, सर मैं एक बात बता रहा हूं, कनाडा में जो लोग वापस आते हैं या जो कनाडा की समस्याएं बताते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ही एक बताते हैं कि हे भगवान, मेडिकल फैसिलिटीज नाम की तो चीज ही नहीं है, आप मर जाएंगे, आपको गोली नहीं मिलेगी। सर कोरोना दर्द की। टाइम में पूरी मेडिकल फैसिलिटी की कलई खुल गई थी, लाखों मरे थे अमेरिका में, लाखों। हम्म। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनसंख्या, जहां मेडिकल फैसिलिटीज नाम की चीज नहीं थी। अमेरिका जो मेडिकल फैसिलिटीज का हब है, 33 करोड़ की जनसंख्या। उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या थी 17,000। मरने वालों की संख्या नहीं कैलकुलेट करनी चाहिए, पर कभी कभी कर जो है, जब ऐसी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। अमेरिका में लाखों, 5 लाख मरे थे कोरोना में। और अगला सर प्रोपेगेंडा, अगला प्रोपेगेंडा सुनिए, भारत में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब्स नहीं है, भारत में कुछ नहीं है, अमेरिका में तो स्वर्ग है। कनाडा की तो मैं बात ही नहीं करता, कनाडा यूके ऊके की बात ही नहीं करता, वहां का क्या है, वहां महंगाई कितनी है, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है। सर अमेरिका में, जहां जिसको ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, वहां पे अगर आप हार्ड तोड़ मेहनत, मतलब सुबह 12 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेके या सुबह 6 बजे से लेके
रात 8 बजे तक काम करे ना, वो भी हार्ड तो रोबोट की तरह। हमारे यहाँ तरह नहीं कि थोड़ा काम किया तो फिर सोते जगह लिए, बीड़ी पी ली और चाय पी ली ना, रोबोट की तरह, मशीन की तरह काम करें तो आप महीने का 2 या $2,500 कमाते हैं। जबकि अमेरिका में बहुत गरीबी में अगर आपको जिंदा रहना है तो $2,500 का खर्चा आता है। तो आप हाड़ तोड़ मेहनत करके बहुत गरीबी में किसी तरह जिंदा रह सकते हैं। ये है अमेरिका की इकोनॉमी। मैं इनकी बात कर रहा हूं, जो ये अनस्किल्ड लोग जा रहे हैं। इसके बावजूद राजदीप सरदेसाई उस व्यक्ति को एक विक्टिम बना के उसका पक्ष ले रहा था। यार, हमारे भारत के युवाओं को यह समझाने की कल कोशिश की जा रही थी इंडिया टुडे के मंच से कि यहां पे लोग अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से सब कुछ बेच बाच के जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है, धोखा दे के जा रहे हैं। आई मीन ये यहां पे जो है एजेंट ने इनको धोखा दिया, ये एकदम सरासर झूठ है। कोई एजेंट धोखा नहीं देता। जो आदमी 55 लाख रुपए में अमेरिका जा रहा है, उसको ये पता नहीं है कि वो किस रूट से जा रहा है। लीगली वो कहता, हमने तो कहा था हमें तो लीगली भेजो। अरे भैया, लीगली भेजने के 55 लाख लगते हैं क्या? सर जो लीगली फ्लाइट अमेरिका जाने में 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। 70-80 हजार रुपए की 1 लाख रुपए की टिकट, और जो वीजा में, वो वीजा के प्रोसेस में 10-20-30 हजार रुपए खर्च हो जाता होगा। 1.5 लाख बाबा जी लीगली उसमें जाने में 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, वो भी रिटर्न टिकट का। तो तुमने 55 लाख रुपया दिया तो तुमको पता नहीं था कि तुमको एजेंट किस रूट से भेज रहा है, और तुम एजेंट के पास गए थे, ना कि वो तुम्हारे पास आया था। ये जब घर तो से ये निकले थे जो, काम ढूंढने नहीं निकले थे, ये एजेंट ढूंढने निकले थे। और बाबा जी, हाँ, फ्लाइट तो सूरीनाम जा रही थी। फ्लाइट का टिकट जो है उस पे सूरीनाम लिखा हुआ था, तो समझ में नहीं आया ये सूरीनाम है कि यूएसए कि क्या है। एक बात और बाबा जी आपसे पूछना चाहूंगा राजदीप के मामले में, क्योंकि राजदीप को ही डिस्कस करना जो बड़ा जरूरी है। आपने एक बड़े प्रसिद्ध और भारत के सबसे महंगे अस्पताल का नाम लिया, मेदांता हॉस्पिटल। उसके संस्थापक और भारत के बड़े डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर नरेश त्रेहन, वो इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी के जीजा जी, सगे। ठीक है। तो इंडिया टुडे ग्रुप ने, भारत में बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका रिकॉर्ड त्रेहन जी से भी अच्छा है, पहले एस्कॉर्ट्स में काम करते थे। त्रेहन जी को इतना अपने मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से इतना बड़ा कर दिया उनका चेहरा, कि जब वो अस्पताल स्टैब्लिश करने गए तो उनके पीछे इन्वेस्टर्स की भीड़ खड़ी हो गई। और सिर्फ 2 अस्पताल हैं, जनता के गुड़गांव में और एक यहाँ लखनऊ में। इसके बल पे 7,000-10,000 करोड़ का आईपीओ निकालने जा रहा है मेदांता हॉस्पिटल। इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया की ताकत से जानता है किस चीज को कितना बड़ा बनाना होता है, वो बना सकता है, किस इकोनॉमी को सहेजना है, किस इकोनॉमी का पार्ट होना है। क्या आपको लगता है राजदीप सिंह सरदेसाई के जो एजेंट है, इनका धंधा चौपट न हो, इनका धंधा बरकरार रहे, लोग इनके माध्यम से बाहर जाते रहें, इन एजेंटों की एजेंटाई कर क्या ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है बाहर जाने का डंकी रूट से, इसको अभी भी प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहा था क्या इंडिया टुडे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से? सर, वो पूरे के पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो सिस्टम जो कि भारत से अपनी जमीनें बेच के, अपना भारत का पैसा बेचकर, देकर बाहर जाता है, फिर वहां पे जाके पॉलिटिकल असाइलम लेता है और भारत को बदनाम करता है कि भारत में मानवाधिकार के हालात बहुत खराब है, भारत में हमको मार दिया जाएगा, भारत में हमको सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि हम जो है, हमारी विचारधारा जो है राइटिस्ट नहीं है, हम विद्वत्ववादी नहीं है, हम खालिस्तानी है, हम या लेफ्टिस्ट हैं, इसलिए भारत में हमारी जान का खतरा है। पहले तो भारत को वहां जाके ये बदनाम किया जाता है। क्या ये भी बताता है कि हम पंजाबी हैं, सिख हैं, इस वजह से हमारी जान को खतरा है? ये जो भी झूठ बोला जा सकता है, अगर पंजाबी है, सिख है, अगर सिख है, पंजाबी है, तो ये बोलेगा कि मैं खालिस्तानी हूं, इसलिए मुझे, मेरी वहां की सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है।
अगर और कोई है तो बोलेगा चूंकि मैंने धर्म परिवर्तन किया है, चूंकि मैं ईसाई बनना चाहता हूं या मैं हूं, बन गया हूं, तो वहां की सरकार हमें प्रताड़ित कर रही है। चूंकि मैं बीजेपी के खिलाफ रहता हूं, इसलिए वहां की सरकार हमें इस प्रकार के झूठ बोल के वहां पे राजनीतिक शरण मांगी जाती है। एक तो सबसे बड़ा देशद्रोह, सबसे बड़ी देश के प्रति गद्दारी ये लोग ये करते हैं। उसके बाद सर एक सबसे बड़ा अरविंद केजरीवाल 10 दिन के लिए आके पंजाब में विपासना के नाम पे बैठा हुआ है। हाय हथकड़ी बेड़ी लगा दिया, हाय हवाई जहाज में मिलिट्री प्लेन में भेज दिया, अमृतसर क्यों भेजा, ये हो गया वो हो गया, इतना बवाल मचा। कितने ट्रैवल एजेंट्स पे कानूनी कार्रवाई की भगवंत मान सरकार ने। आपको मालूम है इस वक्त पूरे पंजाब में एक जबरदस्त वसूली अभियान चल रहा है। जितने भी, और पंजाब में अगर आप मार्केट में आ जाएंगे तो जैसे सब्जी मंडी में सिर्फ सब्जी 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 की दुकान दिखती है ना, पंजाब में सिर्फ इमिग्रेशन इंडस्ट्री की ही दुकानें दिखती है। किसी भी मार्केट में आप चले जाइए, अगर 10 दुकानें तो उसमें 6 से लेके 8 दुकानें वीजा, स्टूडेंट वीजा, इमिग्रेशन, ये वो। इस वक्त इनसे जबरदस्त एक वसूली अभियान चल रहा है कि पैसा दो नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे, पैसा दो नहीं तो तुम्हारी दुकान। और यह वसूली अभियान कौन चला रहा होगा? दुनिया का सबसे ईमानदार, सृष्टि का एकमात्र ईमानदार प्राणी जो कि विपश्यना के नाम पे होशियारपुर में बैठा है, और उसकी पूरी सरकार, पूरा तंत्र इस वक्त मिलके दोहन हो रहा है इमिग्रेशन इंडस्ट्री का। पहला दोहन। दूसरा दोहन जबरदस्त चल रहा है माइनिंग इंडस्ट्री से, रेता रोड़ी बजरी। और तीसरा दोहन जबरदस्त चल रहा है लकीर सूंघने वालों से, चिट्टे वालों से। सर बात यह है कि राजदीप सरदेसाई अपने मंच से कर क्या रहा था? राजदीप सरदेसाई अपने मंच से भारत छोड़कर अपनी जमीनें बेचकर विदेश जाने को जस्टिफाई कर रहा था कि चूंकि यहां कुछ है ही नहीं तो जाइए, तो जैबे करेगा लड़का। लड़के के पास विकल्प क्या है? वो भारत के 50 करोड़ युवाओं को ये मैसेज दे रहा था कि नहीं नहीं, यहाँ देखो ना, तो यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज है, ना यहाँ रोजगार है, ना यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर, कुछ है ही नहीं, इसलिए बाहर जाओ। बाहर जाना जस्टिफाई। और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा था कि अच्छा, हथकड़ी लगा के कहे वापस भेजा, और तो किसी कंट्री को नहीं भेजा, सिर्फ हमको भेजा। वहां पे इन लड़कों को जो है 16 डिग्री एसी में जो है ठंड लग गई। हमारे लड़कों को वहां इज्जत से नहीं रखा। एक सज्जन मेरे साथ बहस कर रहे थे, यहाँ पंजाब की बात है। बोला वहां पे सिर्फ एक सर चिप्स का पैकेट, एक वो पीने वाली एक ड्रिंक, और कुछ एक एप्पल फ्रूट खाने को दे रहे थे। तो मैंने कहा ये तो स्वर्ग है। तुम्हारे लड़के तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान में जो दाल भात रोटी तरकारी सरोदा साग ते मक्की दी रोटी ता नरक या। लेज, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा खाने को मिल रहा है, तो और क्या तुमको खिला देगा अमेरिकन गवर्नमेंट? एक बात बताइए ना। अब वहां रो रहे थे कि हाँ हमको खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अरे साले हिंदुस्तान छोड़ के आए हो, हिंदुस्तान जैसी स्वर्ग की धरती है जहां पे एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्रेश, हरी सब्जियों की यहाँ मार्केट भरा पड़ा है, दुनिया भरी पड़ी है फ्रेश ऑर्गेनिक फूड से। उसको छोड़ के तुम ही बोलते हो कि वो मुल्क स्वर्ग है क्योंकि उत्थे चिप्स से पैकेट मिलते हैं बाबा खाने जी को। आजकल तो चौराहे चौराहे पे ठेला लगा है, पिज्जा भी मिल जाता है, हाँ? मोमो भी मिल जाता है। बहुत चटकारे लेने हो तो भाई तो सर
राजदीप सरदेसाई भारत के युवाओं को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि हिंदुस्तान में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, एक इसलिए बात और बताइए सर। अमेरिका जाना जस्टिफाइड है, सरकार की गलती है सर। सर लेकिन सोचिए, सेम लाइन में एक और बात उसने कहलवाई जो भारत सरकार का एक आज की डेट में हो कि मोदी जी की वजह से भारतीयों का बाहर बहुत सम्मान होता है। बहुत लोग इस बात को बोलते हैं, हर आदमी कहता है इस बात को। उसको भी वो काउंटर करने की कोशिश कर रहा था और वो हाँ, बंदा यस। बार बार कह रहा था कि भारतीयों की तो कोई पूछ ही नहीं है जी, भारतीयों को तो इतना ऐसे, इंडियन को तो ऐसे हाँ, देखते हैं, इंडियन को हिंदुस्तानियों तो का वैसे। विदेश में कोई सम्मान नहीं है। ये भी बोल अरे रहा था वो लगातार। वहां पे राजदीप सरदेसाई को बोलना चाहिए था कि अबे चोरों का कहीं सम्मान नहीं होता, साले चोर बन के चोरी से घुसोगे मैक्सिको की दीवार टप के तो कहीं सम्मान नहीं मिलेगा। वो HB1 वीजा जो होता है, या जो टेक्नोक्रेट बन के जाओ, इंजीनियर बन के जाओ, इज्जत से जाओ, $5 मिलियन वाला गोल्ड कार्ड खरीद के जाओ, बहुत सम्मान मिलेगा। चोर साले हैं, माफिया के हेल्प से चोरों की तरह ड्रग कार्टेल की मदद से अमेरिका में घुसोगे और तुमको इज्जत भी चाहिए, तुमको वहां लाल कारपेट बिछा के ट्रंप जो है वो सम्मान देगा। और ये प्रोपेगेंडा फैला कौन रहा है कि भारत का सम्मान नहीं है विदेश में? राजदीप सरदेसाई। एक कल मिनट दुबई में पता। जब एक मिनट बाबा जी। जब शाहरुख खान को इंटरोगेशन रूम में बैठा के नंगा करके कैविटी सर्च की थी सर, आपको मालूम है? कैविटी सर्च, मैं दर्शकों को बता दूं कैविटी सर्च होता क्या है, कि कोई आतंकवादी अपने पिछवाड़े में बम, जिलेटिन, RDX तो नहीं भर के लेके आया, उसको चेक करने के लिए पिछवाड़े में हाथ डाल के चेक करते हैं। और पिछवाड़े में अभी एक एयर होस्टेस लाई थी ना, पता नहीं कितना 700 ग्राम या कितना सोना लेके आई थी, अपने पिछवाड़े में ठोंस रखी थी, तो केरल हब कैविटी है सर सर्च इस की समय। थी शाहरुख खान की। तब तो नहीं बोला भारतीयों की कोई इज्जत नहीं है, तब तो कोई नहीं बोला। क्यों जाते हो? जब भारतीयों की इज्जत नहीं है तो अपनी एथिक तैथिक कराने जाते क्यों? जब तुमको पता है ना शाहरुख खान की कैविटी सर्च हुई थी, वो क्या नाम, जॉर्ज फर्नांडिस को भी कपड़ा उतार के चेक किए सर। अपनी एथिक तैथिक कराने जाते हो जब तुमको पता है। आज भाई भारतीयों की बेइज्जती तो उस जमाने से हो रही है जब शाहरुख खान को नंगा करके पिछवाड़े में हाथ ठूस के घुसेड़ के जो है यहाँ गर्दन तक चेक किए थे कि साला कहीं RDX तो नहीं लेके आया है हिंदुस्तान में, नाम भी शाहरुख खान है। तो क्यों जाते हो? उसके तो पता है ना तुमको उसको तो भारतीयों की इज्जत नहीं है। उसको तो सर अपने सर पे बिठा के रखते हैं, ये और रजत शर्मा सारे के सारे शाहरुख खान हाँ, को। और जबकि उसके पाकिस्तानी टोनी ऐशाई से बड़े संबंध उसको थे, जो ISI का जब था। वो गया, एक मिनट, जब उसके पिछवाड़े में जब वो गार्ड हाथ डालने लगा तो हट जाता है, हम नहीं चेक कराऊंगा, हम जा रहा हूँ वापस, ऐसी तैसी रखो साले, तुम नहीं चाहिए हमको अमेरिका, बोला हमको वापस भेज दो, पर मैं कैविटी सर्च नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं, क्यों कराया कैविटी सर्च? साले तुमको पड़ी जो तुमको अमेरिका में हर हालत में जाना था, पता नहीं कौन सा साला इन्वेस्टमेंट करने गया होगा, कौन सी ब्लैक मनी खपाने गया होगा। इतनी एक बात बताइए ना, आप मेरे घर आइए, मैं आपके दरवाजे पर है, पहले संदीप की कैविटी सर्च करो, तो आप कहेंगे है साला ऐसी तेजी तुम्हारा, हमको नहीं आना तुम्हारे घर। बस सर्च क्या होती है बे? कहा जाते हो अमेरिका जब तुम्हारा कैविटी सर्च होती है? तो जब वहां तुम्हारी इज्जत नहीं है तो क्यों गए थे साले दीवार कूद के अमेरिका? बाबा जी, आपने बड़ी देर से जितनी बातें बताई उसमें एक बात मुझे बड़ी, मतलब मुझे लगा कि मैं आपसे पूछूं, और ये आखिरी सवाल होगा मेरा इस चर्चा का। आपने कहा केजरीवाल पंजाब में मौजूद है। केजरीवाल इंडिया टुडे ग्रुप का सबसे चहेता लाडला नेता हुआ करता था, आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी। केजरीवाल को चार चार लोग बिठा के इंटरव्यू लेते थे जैसे महाराज हो कहीं का। उसको उतनी हैसियत इंडिया टुडे ग्रुप ने ही बनाई जितनी उसकी नहीं थी। इस पूरे ट्रंप के द्वारा वापस भेजे जाने से जो पंजाब की इकोनॉमी है, ये जो बाहर जाने वाली इकोनॉमी है, इसको थोड़ा डेंट पहुंचा। केजरीवाल की वसूली के लिए, केजरीवाल का खासम खास है राजदीप सरदेसाई, एकदम खास खास, इनमें कोई डाउट नहीं है, एकदम बढ़िया लिंक है।
तो क्या राजदीप सरदेसाई को केजरीवाल ने भी कहा होगा कि इसको विक्टिम की तरीके से पेश करो? इसलिए आप सोचिए, इंडियन कन्क्लेव में तुमको कोई और मुद्दा देश का मिला ही नहीं। तुम एक आदमी डंकी वाले को पकड़ के लाए उस मुद्दे को, वो भी मुद्दा 1 महीना पुराना है, सॉल्व हो गया वो, आपको ही नहीं आ रहा। आप ही रहते शायद अब पनामा में छोड़ दिए जाते हैं। यह भी गठजोड़ दिखता है क्या आपको? कनेक्टिंग द लिंक्स मे बी। सर जरूरत क्या पड़ी इंडिया टुडे कन्क्लेव के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक आदमी को लाकर डंकी रूट के बारे में वाहवाही करने को? शाहरुख खान की बात करें सर, शाहरुख खान ने फिल्म बनाई है डंकी जी। सिमरनजीत सिंह मान ने अपने लेटर पैड पे 50,000 से ज्यादा लोगों को लेटर इशू किया है और उसका एकदम फिक्स रेट था 5 लाख रुपया। और आज से नहीं कर रहा है सर, करीब पिछले 20 साल से ये धंधा कर रहा है। सिमरनजीत सिंह मान का ये धंधा है कि वो चिट्ठी लिख सांसद के है। देता है कि हाँ मैं सर्टिफाई करता हूं कि ये आदमी खालिस्तानी है और भारत सरकार और पंजाब सरकार इसके पीछे पड़ी है और इसको कभी भी मार देगी। उस सांसद है लेटर ना? को उस लेटर को दिखा के वहां पे वीजा मिलता है प्लस राजनीतिक शरण मिलती है। सर ये इनका धंधा है। इस लॉबी का, डीप स्टेट का ये धंधा है कि भारत को पूरी दुनिया में बदनाम किया जाए कि यहाँ पे कोई भी मानवाधिकार नाम की चीज नहीं है, यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पे जो है तरह तरह से के विभिन्न ग्रुप्स को सताया जाता है, जिसमें वोक्स भी है, जिसमें एलजीबीटीक्यू भी है, सब का। तो सर हिंदुस्तान के खिलाफ एक माहौल बनाने का डीप स्टेट ने और भारत को दुनिया में बदनाम करने का जो सुपारी ली है ना, ये इंडिया टुडे ग्रुप सर, ये उस सुपारीबाज गिरोह का सबसे बड़ा सदस्य है, सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य है। ये जो छोटे भैया यूट्यूबर है, ये तो इनकी औकात तो बहुत छोटी है। तो सर ये जो षड्यंत्र है, और एक बात बताइए ना, इतने बड़े कॉन्क्लेव में, इतने बड़े मंच पर एक डंकी गधे को मंच देना और भारत में ये बताना कि यहाँ कुछ है ही नहीं है, मेडिकल भी नहीं है, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ इज्जत नहीं है, यहाँ के लोगों की इज्जत नहीं है, विदेश में इज्जत नहीं है, हमारी हमारी सारी लोकल पॉलिसीज भी फेल है, हमारी इकोनॉमी फेल है, हमारी एजुकेशन फेल है। कहता वहां पे डंकी इसको बोला कि तेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है। उस साले को कंट्रीज का नाम बोलना नहीं आ रहा था जो वहां बैठा था मंच पे। वो सूरीनाम और गुयाना जैसे कंट्रीज का नाम नहीं पता था उसको। वहां पे उसको प्रेजेंट किया जाता कि जा रहा था उस मंच से कि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। तो सर ये क्या है? ये डीप स्टेट का जो जो मॉडस ऑपरेंडी है ना, कि भारत को बदनाम करो और भारत के लोगों में असंतोष पैदा करो कि नहीं नहीं भारत तो एकदम बर्बाद मुल्क है, यहां से तो जो जितनी जल्दी भाग जाएगा वो बच जाएगा। जी बाबा जी, आपने याद आया इंडिया टुडे पैनल पे 2019 में मोदी जी 2019 का चुनाव लड़ने जा रहे थे, तब इंडिया टुडे के इस पैनल पे गए थे इसी कन्क्लेव में। अभी खैर गए तो 24 में भी थे, 19 वाली खास मुझे याद है। तो 20-25 मिनट की स्पीच थी, उसमें उन्होंने 10 मिनट पहले उन्होंने हिंदी बोला, 15 मिनट, फिर 10 मिनट जानबूझ के इंग्लिश बोला, क्योंकि उनको पता था कि उनकी ऑडियंस सामने जो बैठी है अंग्रेजी दाय लुटियंस वाली। मोदी जी ने कहा कि ये जो कांग्रेस के इकोसिस्टम से डील्स और डोल्स, दलाली का जो आप लोगों ने नंगा नाच किया है, और पर्टिकुलरली आर्मी वालों के साथ डिफेंस के डील्स में, इससे देश का बहुत नुकसान हुआ है जी। आर्मी के साथ ये नहीं करना था। और उन्होंने फिर अंग्रेजी में बोला कि इसका, इस दलालगिरी का बेनिफिशियरी कौन है ये सारी भारत जानता है, एंड द लुटियंस दिल्ली श्योरली नो। 2 बार लुटियंस ही बैठी हुई थी अपने 19 के चुनाव के 3 महीना पहले, इंडिया टुडे ग्रुप के मुंह पे जूता मारा कि तुम ही सब सारे जो है
डिफेंस डील्स और दलाली करते हो, मुझे सब पता है, और तुम ही लोग ये जानते बेनिफिशियरी कौन कौन है। और 24 करोड़ पूरी एकदम लेट गया था कि हे प्रभु आपने हमारी दुकान बंद कर दी। ललन टॉप ये सारे इसी के हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के ही हैं। तो आज जो इन्होंने मंच दिया है भारत को बदनाम करने का, इसके असली दुश्मन यही बैठे। और आपने एकदम शुरू में एकदम सही बात की कि इससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता है जो ये लोग कर रहे हैं, आज भी नहीं सुधर। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के समय की पैदाइश है, तो इस पर आगे भी चर्चा होती है। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कल ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया गया, और आपने अपने स्तर से, हम लोग के स्तर से जो प्रयास किया कि इस प्रोपेगेंडा को हम अपने ही छोटे ही प्रयासों में लेकिन ध्वस्त करने का प्रयास करें। जनता हमारी गुणी है, वो जानती है कि इन बातों का दूर तक जाना, इस प्रोपेगेंडा का ध्वस्त होना जरूरी है। तो रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी का चैनल, बाबा की खरी खोटी, हमारा चैनल प्रारंभ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।